नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राइपॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ का ये है हमारा 5वां वीडियो। इसके पहले 4 वीडियो पढ़ चुके हैं, उसमें हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। और ये भी आज का वीडियो जो है ये भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे ही चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी देंगे हम लोग, और ये शायद आखिरी वीडियो रहेगा हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। इसके बाद से हम कल से क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए समय को बिना गंवाए हम लोग अपना टॉपिक जो आज का पढ़ना है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, क्या पढ़ना है जरा बताइए। सबसे पहले क्या पढ़ लिए थे ये बताइए। कल हम लोग क्या पढ़े थे, कंप्लीट जानकारी लिए थे साइन थीटा का। साइन थीटा बोल सकते हैं या फिर साइन एक्स बोल सकते हैं, बात बराबर है। और कॉस थीटा के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे, कॉस एक्स के बारे में, ठीक है ना। जरा जल्दी जल्दी बताइए इसका डोमेन और इसका रेंज। फंक्शन ऑफ डोमेन और फंक्शन ऑफ रेंज जल्दी जल्दी बताइए भाई। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। -1 से लेकर के +1 तक। विथ रीजन हम लोग पढ़े थे कि क्यों -1 और +1 के बीच में ही होता है, ठीक है ना भाई। आ जाइए, सेम इसका cos x का यही होता है डोमेन। डोमेन जो है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। अच्छा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्यों होता है, इसका भी रीजन हम बताए थे। जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसको भी पता होगा कि सर इसका जो cos x का जो रेंज है वो -1 और +1 के बीच में ही क्यों आ रहा है। इसका रीजन आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। कल हम इसका पढ़ लिए थे ये चीज। इसका ग्राफ भी बनाए थे हम लोग बड़ी आसानी से, और विथ रीजन बनाए थे कि क्यों ऐसे zigzag मोशन में चल रहा है, ठीक है ना। और ग्राफ की मदद से क्या पता लगाए थे हम लोग, ग्राफ की मदद से हम पता लगाए थे कि एफ एक्स बराबर जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स वो 0 होता है, ठीक है। कब 0 होता है, फॉर मतलब एक्स बराबर एड पाई पर ये क्या होता है, 0 होता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, ठीक है ना। इस पे क्या होता है 0। ये चीजें हम बता दिए थे कल। यानी साइन एक्स का मान हमेशा 0 होगा जब यक्स की वैल्यू एन पाई होगी, ठीक है ना। एन पाई का क्या मतलब हुआ, एन का मान कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर से निकाल करके। जैसे मान लीजिए हम डायरेक्ट पूछते हैं साइन 14 पाई का मान क्या होगा, तो आप सीधा क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, क्योंकि इसके मल्टीपल में क्या है, पाई है। क्या है, पाई है, ठीक है ना। यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए और यहाँ पे पाई होना चाहिए। यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे पाई होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर साइन एक्स क्या है, 0 है, ठीक है ना। ये रीजन हम कल सीख लिए थे क्यों 0 होता है। ऐसे ही cos x के बारे में क्या सीखे थे, जरा बताइए आप लोग जल्दी से बाबू, समय नहीं है हम लोग के पास। आज हम लोग को 4 फंक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, इसका ग्राफ बनाए थे हम लोग ऐसे, 1 से स्टार्ट हुआ था और ऐसे जा रहा था, है ना। 1 से स्टार्ट होकर के ऐसे जा रहा था। तो ये इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि cos x जो है, cos x वो 0 होता है x बराबर 2n+1 मल्टीपल में होना चाहिए π/2। यानी यहाँ पे विषम संख्या होना चाहिए और π/2 होना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जेड, है ना। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। यानी x के इन सारे मानों पर cos x जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, इसका डिस्कशन पिछले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। तो जो बच्चा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले जाए वो वीडियो देखे, उसके बाद से ये देखे, तब जाके उसको अच्छे से समझ में आएगा हर एक चीज, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में किसी को भी कोई भी समस्या नहीं है, ये हम कह सकते हैं सबसे। चलिए, तो साइन कॉस, इसके बाद आता है टेन। आज पढ़ेंगे टेन के बारे में, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास आज पढ़ने के लिए 4 टॉपिक है। टेन एक्स के बारे में, सेक एक्स के बारे में, कॉट एक्स के बारे में और कोसेक एक्स के बारे में, ठीक है ना भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स बराबर हमारा है 10x। चलिए सबसे पहले बताइए आप इसका डोमेन, डोमेन का मतलब समझ रहे हैं, प्रांत, और इसका आप बताइए रेंज, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। तो क्या एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, जरा आप बताइए। देखिए
सर आपने बताया था कि डोमेन जो होता है वो वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, और थोड़ा सा अच्छे से परिभाषा बताइए। तो यक्स का वह मान, ठीक है ना, यक्स का वही मान लेंगे जिस पर फलन का मान प्राप्त हो सके, ठीक है ना। एक्स का वही मान मान्य होगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू प्राप्त होगी। ऐसे नहीं कि यक्स का कुछ भी मान रख दे वो डोमेन बन जाएगा, ऐसा नहीं बोले थे। दो कंडीशन बनाए थे, एक ही कंडीशन बताए थे कि एक्स का वही मान लेना है जिस पर फंक्शन की वैल्यू प्राप्त हो, है ना। ऐसा नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू निकल ही नहीं रहा है, हम उसको डोमेन बोल रहे हैं, तो फिर ये गलती नहीं करना है आप लोगों को, ये गलत है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे साइन और कॉस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, है ना। साइन और कॉस में ऐसा कुछ भी रुकावट नहीं थी जिससे कि वो वैल्यू उसका प्राप्त ना हो एक्स के किसी भी मान पर। लेकिन टेन एक्स में ऐसा होता है, टेन एक्स बराबर होता है बाबू साइन एक्स बटे कॉस एक्स। क्या होता है? साइन एक्स बटे कॉस एक्स। देखिए, यानी एक्स का हम सारा मान ले सकते हैं। ये एक्स है ना, देखिए जो इसकी वैल्यू आएगी सेम इसकी वैल्यू वही आएगी, है कि नहीं, क्योंकि टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है ना। तो देखिए, बट्टे के नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, बस यक्स का कोई भी मान आप रख लीजिए, टेन एक्स की वैल्यू निकलेगी। यक्स के उस मान पर टेन एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी जिस पर ये बट्टे के नीचे जो कॉस एक्स है वो जीरो हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेन एक्स के फॉर्मूला में साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स आता है, तो जब कॉस एक्स ही जीरो हो जाएगा यक्स के किसी भी मान पर, तो टेन एक्स की वैल्यू निकलेगी कैसे बाबू? जैसे मान लो हम बात करते हैं अगर एक्स बराबर पाई बाई टू पर, किस पर? पाई बाई टू पर। जरा बताइए, या तो आप टेन एक्स का मान निकाल लीजिए या फिर साइन एक्स बटे कॉस एक्स की मान निकाल लीजिए, तो दोनों बात बराबर है ना, क्योंकि ये जो है वो इसके बराबर है। तो आप इसका मान निकाले या फिर इसका मान निकाले, दोनों मान क्या है? इक्वल है। तो हम इसका मान निकालते हैं। तो साइन पाई बाई टू का मान क्या होता है, जरा आप लोग बताओ। साइन पाई बाई टू का मान आप लोग बताओ, और कॉस पाई बाई टू का मान हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो साइन पाई बाई टू का मान होता है 1 और कॉस पाई बाई टू का मान होता है आप लोग, अच्छा ये हम ही बता दिए, बताइए इसको, चलिए इसको आप बताइए। हाँ बताइए, जीरो। हाँ, कोई एक कह रहा है बाबू इसका मान एक होता है, ठीक है ना। कॉस पाई बाई टू का मान कितना होता है? जीरो, ठीक है। कितना होता है? जीरो। अब ये बट्टे के नीचे जीरो आ गया, इसका मतलब अनडिफाइंड, यानी टेन एक्स का मान ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। जब ज्ञात नहीं कर पाएंगे इसीलिए क्या लिख दिया जाता है? इनफाइनाइट लिख दिया जाता है, ठीक है ना। यानी पाई बाई टू पर टेन एक्स का मान ज्ञात नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब एक्स बराबर पाई बाई टू टेन एक्स का डोमेन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या पाई बाई टू ही है एक ऐसा जिस पर कॉस एक्स जीरो होता है? कल क्या पढ़े थे हम लोग, याद करिए। कॉस एक्स ना बहुत सारे मानों पे जीरो होता है। कॉस एक्स जो होता है वो बहुत सारे मानों पे जीरो होता है। देखिए, कॉस एक्स ना जीरो होता है यक्स के उन सभी मानों पर, किन सभी मानों पे भाई? जिसमें ना पाई बाई टू लिखा है, जहां पे क्या लिखा हो, जिसके गुणा में पाई बाई टू है, ठीक है ना, उसमें ना सब पे क्या होता है? कॉस एक्स जीरो होता है। जिसके मल्टीपल में पाई बाई टू होता है उस पर कॉस एक्स क्या होता है? जीरो होता है। तो अब सबके लिए कैसे लिखेंगे? तो ये एग्जाम्पल नहीं है, परिभाषा है, समझ सकते हैं। एक्स बराबर टू एन प्लस वन पाई बाई टू पर कॉस एक्स जो होता है वो जीरो होता है। यानी यहां पे जो है एक्स की वैल्यू यानी डोमेन की वैल्यू हम क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे, जरा आप लोग एक बार बताओ हमको, बताओ बाबू। देखिए, सारा रियल नंबर लेंगे, एक्स का मान जो है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, सिवाय उसके जिस पर cos x जीरो होता है। जरा बताइए, cos x जीरो होता है किस पे जीरो होता है? उसको ना इस रियल नंबर में से हटा देंगे, ऐसे हटा देंगे मतलब हट गया। ये इस सिंबल का क्या मतलब हुआ?
जो यहाँ पे लिखने जा रहा है ना उसको छोड़ करके। तो रियल नंबर में से 2n+1 π/2, जहां पे n जो है वो एक इंटीजर है, पूर्णांक है, इसको छोड़ करके 10x जो है वो x के प्रत्येक मान पे कोई ना कोई वैल्यू देगा, यानी सारे के सारे इन सबको छोड़ करके x का सारा मान जो है वो डोमेन में आएगा। कोई समस्या किसी को भी? बताओ बाबू, बहुत गर्मी है आज, जरा बताइए आप क्या समस्या है इसमें, है ना? अगर कोई समस्या भी होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, उसका इलाज हम करेंगे। आइए रेंज की बात करते हैं। तो रेंज किससे पता लगाने के लिए हम बोले थे बाबू, जरा बताओ हमको। तो रेंज का मान पता लगाने के लिए बोले थे 10x बराबर होता है लंब बटे आधार, इसकी मदद से। देखिए इसमें कड़ है ही नहीं, इसमें कड़ है ही नहीं, उसमें क्या था साइन एक्स में कड़ नीचे था, इसलिए जब कड़ नीचे था इसलिए साइन एक्स की जो वैल्यू है वो एक से बढ़ने ही नहीं देता था, क्योंकि कड़ बड़ा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है बाबू, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लंब खूब बड़ा हो सकता है, लंब जो है ना खूब बड़ा हो सकता है। जैसे मान लो लंब ना खूब बड़ा हो सकता है, ठीक है भाई, लंब जो है वो खूब बड़ा हो सकता है, और आधार जो है ना वो बहुत छोटा हो सकता है। बना के दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं जिसका लंब इतना बड़ा है और आधार इतना छोटा है। देखिए पॉसिबल है ना ऐसा त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज पॉसिबल है ना? ऐसा त्रिभुज पॉसिबल है? देखिए ऐसा त्रिभुज पॉसिबल है ना, आधार खूब छोटा हो जाए और लंब खूब बड़ा हो जाए, ठीक है ना, आधार क्या हो जाए खूब छोटा हो जाए और लंब क्या हो जाए खूब बड़ा हो जाए। तो मेरे भाई जरा ध्यान से समझिए, क्या हम बताना चाहते हैं कि अगर किसी बड़े वैल्यूज में, यदि किसी बड़े वैल्यू में छोटे वैल्यू से आप भाग करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू और भी बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? वैल्यू और भी बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक ना खूब बड़ा वैल्यू है, मान लेते हैं 10 है, और इससे ना भाग कर रहे हैं बहुत छोटी वैल्यू से 0.5 से, है ना, बहुत छोटी वैल्यू से 0.5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? अच्छा 0.5 को लिख क्या सकते हैं 1/2, है ना, 1/2 लिख सकते हैं। तो ये 2 कहाँ जाएगा? 10 के पास, यानी 10 गुणे 2 यानी 20। समझ में? देखो 10 था, बड़ी संख्या थी, और इस बड़ी संख्या में ना एक छोटी संख्या से भाग के, बड़ी संख्या में एक छोटी संख्या से भाग करेंगे तो संख्या और भी बड़ी हो जाएगी। अब जरा बताओ, ये तो और भी बड़ी है ना, और ये और भी छोटा है, इसको और छोटा करो, है ना, पॉसिबल है ना, कुछ भी नहीं सकते हैं। आधार की वैल्यू ना बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटी। आधार की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी हो सकती है। छोटी हो गया ना, तो बहुत बड़ी वैल्यू में बहुत छोटी वैल्यू से अगर भाग करेंगे तो वैल्यू और भी बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? और भी बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब हुआ इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है ना भाई। कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी, यानी प्लस इनफाइनाइट तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां तक जा सकता है? प्लस इनफाइनाइट तक जा सकता है 10x की वैल्यू। अच्छा अब जरूरी थोड़ी ना है कि बात तो वही हुआ ना, जो जरूरी थोड़ी ना है कि लंब ही बड़ा हो, आधार भी तो बड़ा हो सकता है ना। क्या हो सकता है? आधार भी तो बड़ा हो सकता है, और जब आधार बड़ा होगा यानी नीचे वाला बड़ा होगा तो फिर ऐसे। अगर आप, हाँ ये कोण है, ये कोण है, ये आधार है, ये लंब है, ये कड़ है, कड़ को गोली मारिए, कड़ है ये नहीं है। लंब छोटा नहीं है, आधार बड़ा नहीं है। अगर मेरे भाई आधार बड़ी है और लंब छोटी है, डिवाइड होगा, छोटी बड़ी संख्या नीचे है छोटी संख्या ऊपर है, कल ही पढ़े थे कि वो बहुत ही छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत ही छोटी हो जाएगी। अगर नीचे वाली संख्या है बड़ी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है और ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो वो संख्या और भी छोटी हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है क्या?
अगर नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो डिवाइड भाई कर रहे हैं तो और भी छोटा होगा ना, इसमें समझना क्या है, ठीक है ना। तो ये और छोटा हो जाएगा। अब जरा देखिए, वो थी, चलो इतना ही हो गया। अच्छा, लंब प्लस में भी हो सकता है, आधार प्लस में भी हो सकता है। अच्छा, ये दोनों प्लस में है तो ये प्लस में जाएगा। अगर आधार दोनों माइनस में है तो माइनस में भी जा सकता है, मतलब प्लस में जाएगा। लेकिन अगर एक माइनस में है एक प्लस में है तो फिर समस्या है, ठीक है। अगर एक माइनस में है और एक प्लस में है तो फिर क्या हो जाएगा भाई, तब ये माइनस माइनस की तरफ हो जाएगा ना, ये लंब बट्टे आधार, तो माइनस से इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है ना। अगर लंब माइनस में हो गया, आधार प्लस में है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है माइनस की तरफ, चिन्ह तो बदला। ये तो समझ में आया ना। अगर मान लीजिए 10 लिखा है प्लस में, प्लस में 10 है, इधर जा रहा है। अगर ये माइनस में हो गया तो उधर गया ना, ये 0 है, ये 10 है, प्लस में था अभी, चिन्ह बदल गया, भेजा नहीं आ गया, आया कि नहीं। वैसे यहाँ पे इनफाइनाइट है, प्लस में इनफाइनाइट, अब इसका चिन्ह बदल गया, हम थोड़ी ना बदल रहे हैं, ये ना बदल रहा है। लंब माइनस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, लंब चलो ठीक है, लंब प्लस में जाएगा, ये माइनस में नहीं हो सकता है। अगर आधार ही माइनस में हुआ तो टोटल माइनस हुआ ना, यानी माइनस इनफाइनाइट, इधर नहीं आ गया, बात तो वही हुआ ना। इसीलिए 10x का जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। बातें समझ में आई? अगर नहीं समझ में आए तो इसको एक बार और देखिए। चलिए ग्राफ की बात कर लेते हैं बाबू, समय नहीं है हम लोग के पास। ग्राफ ग्राफ बनाए ना भाई, थोड़ा जल्दी। आज पता है विराट कोहली खेल रहा है, आज तारीख है 16/7/2026, ठीक है। लगभग 7:30-8 बजे के करीब हम वीडियो बना रहे हैं, इसी के बीच में अराउंड में है, या तो 7:30 हो रहा है या फिर 8 बज रहा है, ठीक है ना। और पता है बाबू, इस समय विराट कोहली खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, इंग्लैंड से मैच है। रोहित शर्मा और ईशान किशन और शुभमन गिल आउट हो चुके हैं, मैच नहीं देख पा रहे बाबू। मेरा दुख कौन समझेगा ये बताओ तुम। विराट कोहली का बैटिंग देखना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसे बोलते हैं त्याग। -5 है ना, मान लेते हैं इधर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा और बढ़ा दें। यही आस लगा के बैठे हैं कि विराट कोहली आउट ना हो, और ये मेरा वीडियो जब कंप्लीट हो जाए तब तक वो बैटिंग करता रहे, तो थोड़ा सा हम भी बैटिंग उसका देख सके, ठीक है। ड्राइंग समझ में आ रही है? अभी नहीं समझ में आएगी, आएगी अभी, थोड़ा रुक के। सही बना रहे क्या? सही बन रहा है। थोड़ा सा धैर्य बनाइए बाबू, ठीक है ना, थोड़ा सा धैर्य बनाइए, अभी सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम। एक मिनट, कैसा हुआ? एक और बना लेते हैं, -3π/2। अब ये इधर ऐसे जा रहा है, ठीक है। परेशान तो नहीं हो रहे हो ना? अरे इतना भी कम समय नहीं है कि हम बहुत जल्दबाजी में पढ़ा दें, आप लोगों को समझ में ना आए। चलिए ध्यान से समझिए बाबू। अब किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए ना, ग्राफ को बनाने के लिए
बिंदुओं की आवश्यकता होती है साइन थीटा और कॉस थीटा के। साइन थीटा और कॉस थीटा का जब ग्राफ बना रहे थे उसमें हमको पता चला कि बिंदु बिना ग्राफ नहीं बन सकता है। तो चलिए बिंदु बनाते हैं। चलिए x बराबर अगर 0 डिग्री लेते हैं आप, तो टेन 0 अंश का मान कितना होगा, उसको y बोल सकते हैं ना, डायरेक्ट लिखते हैं। आप y बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, यानी एक बिंदु मिल गया 0,0। कोई समस्या नहीं है। अगर आप x की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, जरा आप बताइए जल्दी से। टेन 30 अंश का मान कितना होगा बाबू, आप 30 बोल सकते हैं। चलिए छोड़िए, आप बोलिए π/6 है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 1/√3। हमको आप कंफ्यूज मत डालिए कि √3 होता है कि 1/√3 होता है ना, 1/√3। अब क्या होगा, x बराबर π/4, तो y की वैल्यू क्या होगी 1, π/4 पर 1। x बराबर π/3, तो y की वैल्यू, अरे सब हम भी बताएं, कुछ तो बताओ बाबू। π/3 की वैल्यू √3, π/3 पर √3 आ गया, ठीक है, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। x बराबर अगर आप लिखते हैं π/2, तो y की वैल्यू जो आती है वो इनफाइनाइट आती है। अभी पता किए हैं, पता नहीं की है, अभी दिखा है ना लिख के, ठीक है। π/2 पे हो गया, 0 से लेके π/2 हो गया। आप नीचे आएंगे, आ जाइए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे π/6 है तो ये भी π/6 है, -π/6, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा भौकाल नहीं बनाएंगे, इस इतना से समझा देते हैं और उसके बाद से सिमिलरली गुड आइडिया है आप लोगों के पास। चलिए कहां पे होगा ये 0,0, जरा आपको बताइए 0,0 होगा कहां पे बाबू, मूल बिंदु ओरिजिन, ये हो गया 0,0। ये कहां पे होगा, ये π/6, 1/√3। π/6 आपका ये है 1/√3, यानी ऊपर ना 1/3, एक से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं, 1.7। यहां पे आएगा π/4, 1 और ऊपर 1 यहां पे है, मान लेते हैं ये यहां पे है, ये यहां पे है। √3, √3 जो है वो एक से ज्यादा होता है, वो यहां पे आ जाएगा। और ये इनफाइनाइट, अरे ये क्या आ गया, π/2 पे इनफाइनाइट आ गया बाबू, यानी π/2 पे इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब हुआ π/2 पे वैल्यू ही नहीं निकली। और जब π/2 पे वैल्यू ही नहीं निकली, इसका क्या मतलब हुआ, ग्राफ ही नहीं जाएगा इस वाली रेखा पे, मतलब बिंदु पे π/2 पर ग्राफ ही नहीं जाएगा, क्योंकि कोई बिंदु ही नहीं निकली ना। जब बिंदु निकलता तब ना वहां पे जाता, बताइए, बिंदु ही नहीं निकली, यानी ये इनफाइनाइट तक गया इधर। क्या बात है भाई, इसका मतलब ये हुआ 90 डिग्री का आप निकालिए बस, क्योंकि निकल ही नहीं रहा है। ग्राफ बनाना है तो 90 से कम आइए या फिर ज्यादा जाइए, क्योंकि 90 पे तो निकल ही नहीं रहा है ना। हाँ तो कम पे आइए, जब आप कम पे आएंगे 89 पे आएंगे, किस पे आएंगे 89 पे आएंगे। जरा आप बात को समझिए, 89 पे तो निकल नहीं पाएंगे ना। देखिए इनफाइनाइट जो है वो इधर होगा, इधर 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 यहाँ पे, तो 89 की वैल्यू यहीं पे कहीं इधर से थोड़ा सा कम ही होगा ना, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, 87 पे थोड़ा सा कम,
87 के बाद 86 पे, 85 पे, 84 पे, 80 पर, ऐसे करके आ जाएंगे 70 पर, 60 पर। आ गया, आ गया ना? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बाबू? आया कि नहीं आया? अच्छे से बना दे। देखिए इसमें टच ही नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट की बिंदु नहीं है, ऐसे। और ये ऐसे होकर के ऐसे आ जाएगा, ऐसे होके ऐसे आ जाएगा, ऐसे होकर के ऐसे। बना दिए। जरा बात को समझिए गहराई से, क्या समस्या है ये भी बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। सेम ऐसे ही कहानी इसमें भी होगी। देखिए 3π/2 पर, 3π/2 पर 10x नहीं, cos x की वैल्यू 0 होती है, तो cos x 0 होती है, तो cos x sin x बट्टे cos x, तो cos x नीचे है ना, तो यानी cos x जब 0 हो रहा है तो इसमें 10x की वैल्यू निकलेगी नहीं, निकलेगी नहीं, यानी इनफाइनाइट। तो फिर ऐसे ही आएगा इसका प्रोसेस, ठीक है ना? ऐसे ऐसे, ठीक है भाई। ऐसे इधर -π/2 पे वही होगा, ऐसे ऐसे। समझ में आ? 10x का ग्राफ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? जरा आप बताइए क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है इसमें। बरो, ग्राफ देख करके क्या दिख रहा है, क्या पता चल रहा है? ग्राफ देख करके हमको ये पता चल रहा है, ग्राफ से क्या पता लगा है सर? अब तो हम यही से पता लगा लेंगे, क्योंकि sin x ऊपर है, इसका ये मतलब हुआ कि जिस पर sin x 0 होगा उस पर 10x भी 0 होगा। हमको दिख भी रहा है, पाई पर 0, 0 पे 0, -π पे 0, इधर क्या आ जाएगा 2π पे 0, 4π पे 0, 3π, मतलब जो भी हो, पाई 2π 3π 4π, -π -2π -3π -4π, सब पे 10x क्या होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि sin x ऊपर है, अगर sin x ऊपर है, कोई भी चीज ऊपर होगा, अगर वो 0 होगा तो नीचे कुछ भी लिखा हो 0 के छोड़ करके, 0 को छोड़ करके, तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0। कहने का मतलब ये है कि जिस पर sin x 0 होता है उस पर 10x 0 होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो इसका परिभाषा है वही परिभाषा 10x का हो जाएगा। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है आप एक बार बताओ मेरे भाई, fx बराबर 10x जो है वो 0 होगा x बराबर n π पर। हम क्यों बतिया रहे हैं ऐसा? क्योंकि सर हम प्रूव कर चुके हैं। आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 10x जो है इस पे 0 होगा n π पर। और एक रिजल्ट और आता है, जरा इसको समझिए। अगर यहाँ पे देखिए cos x नीचे है ना, इसका यह मतलब हुआ कि x के जिस जिस मान पर cos x 0 होता है उन सारे मानों पे 10x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और परिभाषित होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि fx बराबर जो 10x है वो इनफाइनाइट होगा फॉर ऑल x बराबर 2n+1 π/2 पर, ठीक है ना? फॉर ऑल ऐसा बोला, यहाँ पे बोलना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। जरा बताइए, बात तो वही हुआ। दो चीज समझ में आई, दो चीज समझ में आई? बोलिए भाई, क्या दिक्कत है और किसको दिक्कत है, जरा बात बताओ। ये चीज याद रखो। अभी हम पिछले वीडियो में, एक दो वीडियो पीछे बहुत पूछते थे कि 19 π/2 की वैल्यू बताइए, बताना ही नहीं है क्योंकि सर ये तो π/2 है, इस पे तो cos x 0 होता है और 10x में cos x नीचे होता है। जब नीचे है cos x तो नीचे वाला 0 यानी इनफाइनाइट, 10 इसका मान इनफाइनाइट। बिना सोचे आप बता रहे ना, 10 25 π/2 वैल्यू इनफाइनाइट, 10 19 π वैल्यू 0। अरे भाई 0 क्यों हुआ? क्योंकि पाई लिखा है और 10 में साइन ऊपर होता है और साइन
इस सारे वैल्यूज पे जीरो होता है, इसको डायरेक्ट, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगे, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 10 ही लिखे, नहीं नहीं 10 की बात नहीं, 10 ही लिखे, लिखेंगे 10 17 पाई बाई 2, वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि मल्टीपल में क्या है, पाई बाई 2 है। बातें समझ में आ रही है, बताइए पापा, जरा आप लोग बताओ क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। जिसको जहां पे ना समझ में आए एक बार बताए, और ये प्लीज रिक्वेस्ट, आप लोग क्या करिए, इस ग्राफ को बनाइए, डोमेन और रेंज को याद रखिए, और ये दो चीज याद रखिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, क्लियर, लिख सकते हैं इसको बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया आपका, 10 हो गया। कॉट की बात कर लेते हैं, एफ एक्स बराबर कॉट एक्स, एफ एक्स बराबर कॉट एक्स, जल्दी जल्दी बताइए भाई, इसका आप बता दीजिए डोमेन, और इसका बता दीजिए रेंज। तो देखिए कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स, इस बार साइन एक्स नीचे है, तो इसको समझाना नहीं है, सारा रियल नंबर तो होगा सिवाय एन पाई को छोड़ करके, सिवाय एन पाई को, ठीक है ना, जहां एन जो है वो नेचुरल नंबर, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर है, और ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि क्योंकि ये आधार बटे लंब है, तो बात तो वही हुआ ना, आधार बहुत बड़ा हो सकता है, लंब बहुत बड़ा हो सकता है, वो माइनस हो सकता है, वो प्लस हो सकता है, तो चीजें ऐसी होंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका ग्राफ को देख लेते हैं। अरे समझाना पड़ेगा क्या, हाँ का भाई, सेम तो है ये, हाँ बच्चे हमारे होशियार है, कोई ना बाबू, हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, बढ़े ना आगे। ये देखिए ग्राफ की तैयारी कर रहे हैं हम। यहां पे आ जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाई 2, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -पाई/2, यहाँ पे आ जाएगा -पाई, है ना, इधर ऐसे एक और बढ़ा लो, माइनस दो, मार जाएंगे इसके यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 पाई/2, ध्यान से समझिए भाई। हाँ एक चीज और बनाना था, हर बार यही नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे इसको, थोड़ा सा ये और मांगता। बाबू कमेंट में बॉक्स बता देना, विराट कोहली का शतक हुआ कि नहीं, ध्यान मेरा उधर ही जा रहा है बार बार।
आई प्रे टू गॉड, प्लीज शतक करा दे यार। ध्यान से सुनिए बाबू, देखिए आ जाइए, बिंदु निकाले, जल्दी निकालिए जल्दी। एक्स बराबर मान लीजिए 0 मान लीजिए, तो y की वैल्यू इस बार इनफाइनाइट, क्योंकि ये नीचे है, इस पे ध्यान दीजिए। x की वैल्यू अगर पाई बाई 6 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी √3। अगर x की वैल्यू पाई बाई 4 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर x की वैल्यू पाई बाई 3 लिखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी √3। अगर x की वैल्यू आप पाई बाई 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, ठीक है ना। ये बिंदु मिल गया 0 कमा इनफाइनाइट, ये बिंदु मिल गया पाई बाई 6 कमा √3, ये मिल जाएगा आपका पाई बाई 4 कमा 1, ये मिल जाएगा आपका पाई बाई 3 कमा √3, ये मिल जाएगा आपका पाई बाई 2 कमा 0। हम ना उतना ही ले रहे हैं जितना आप लोगों को पता है फिलहाल, ठीक है ना। हम इसके नीचे नहीं जा रहे हैं, हम इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना भाई, ध्यान से समझिए। ग्राफ बनाते हैं हम, हाँ इसी से बन जाएगा। जरा देखिए तो 0 कमा इनफिनिट, यानी x की वैल्यू 0 पर फंक्शन की वैल्यू इनफिनिट आ रही है, मतलब कोई मान ही प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी बिंदु कहीं मिलेगा ही नहीं इनफिनिट 0 पे। x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू कोई मिलेगा ही नहीं, यानी ये खाली रहेगा, ठीक है ना। यानी 1 पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ऐसे समझिए, 1 से आएगा। देखिए अब क्रम देखिए इसका, पहले ना इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट से थोड़ा सा कम हुआ है, फिर थोड़ा सा और कम हुआ है, फिर थोड़ा सा और, ये 1 बाई √3 ना, पहले थोड़ा सा कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे घटते हुए जा रहा है। ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से घटते हुए आ रहा है, और पाई बाई 2 पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसमें बात समझ में आ रहा है ना ये चीज। देखिए इनफाइनाइट से घटते हुए 0 तक आ रहा है पाई बाई 2 के पास, यानी क्या हम ऐसे बना सकते हैं इसको, गैप क्यों छोड़ रहे हैं, गैप क्यों छोड़ रहे हैं, गैप इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि 0 पे वैल्यू ही नहीं प्राप्त हुई, तो बिंदु कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अब आप बाबू और आप बढ़ेंगे ना इसके आगे, तो ये ऐसे आके ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आके ऐसे। अरे भाई बना लेना ना, क्यों हमको परेशान कर रहे हो ग्राफ बनाने के लिए। समझ में आया, बताओ। कॉर्टेक्स के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को कि क्यों इसका डोमेन ये है, क्यों इसका रेंज ये है, आधार बट्टे लंब इसलिए ये है, बातें सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम बताते हैं कि अब ये ग्राफ की मदद से या फिर ये sin x बट्टे cos x की मदद से आप क्या क्या बता सकते हैं इसकी मदद से। देखिए sin x नीचे है, यानी x sin x जिस मान पे 0 होगा उस मान पे cot x इनफाइनाइट होगा, पहला चीज। cos x x के जिस मान पे 0 होगा उस पे cot x भी क्या होगा, 0 होगा। बस इन्हीं दोनों को हम लिख देते हैं, लिखे ना, एफ एक्स बराबर cot x 0 होगा फॉर ऑल x बराबर x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इस पे cos x 0 होता है, और सर जी cot x के फॉर्मूले में cos x ऊपर होता है, और ऊपर वाली संख्या 0 है तो नीचे कुछ भी लिख दो आप 0 को छोड़ करके, तो ये वैल्यू 0 ही होती है। इसलिए x cos x जिस पे 0 होगा उस पे cot x भी 0 होगा। बहुत सुंदर, समझ में आया सबको। cot x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी x बराबर n पाई पर। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं भाई, जरा आप लोग बता दो हमारे बताने से पहले। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि sin x जो है वो बट्टे के नीचे होता है, cot x के फार्मूले में sin x कहा रहता है,
बट्टे के नीचे रहता है, और हमको पता है कि बट्टे के नीचे वाली संख्या अगर 0 हुआ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। यानी x के जिस जिस मान पे sin x 0 होता है उस पे cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। याद हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आओ, समझ लो। ये सब अगर हम बेसिक नहीं पढ़ाते ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर देते। क्या फायदा उस नॉलेज का जब ये चीजें हम बता ही ना पाएंगे आगे जब कोई पूछेगा तो। बताओ बाबू, जिसको भी जहां पे भी समस्याएं हैं जरा एक बार हमें बताओ। बोलो बोल दो, आगे बढ़े। चलिए cot x हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं sec x पे। sec x, sec x, ठीक है ना। sec x, fx बराबर sec x। तो sec x बराबर क्या होता है भाई, जरा बताओ। sec x बराबर होता है 1 cos x। क्या होता है, 1 cos x। डोमेन यानी f, cos x नीचे है तो x के प्रत्येक मान पे sin x का sec x का मान प्राप्त होगा, क्लियर। लेकिन सर x sec x का मान x के उस मान पे प्राप्त नहीं होगा जिसपे cos x 0 होता है, क्योंकि sec x के फार्मूले में cos x जो है वो बट्टे के नीचे है। अगर बट्टे के नीचे वाली संख्या 0 हो गई तो वैल्यू इनफाइनाइट आती है। इसलिए ध्यान रहे, हम अगर लिखते हैं डोमेन किसका, sec x का, तो रियल नंबर में से हम वो सब सारी चीजें हटा देंगे जिस पर cos x 0 होता है। तो cos x 0 किस पे होता है, सर ने बताया है कि 2n + 1 π/2 पर cos x जो होता है वो 0 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। बातें समझ में आई। रेंज की बात करते हैं, रेंज की। रेंज बहुत शानदार है इसका, इसको समझाना पड़ेगा हमें। बाबू ध्यान से समझिए, sec x बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब, उल्टा बोल रहे ना, कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है, sec x बराबर कर्ण बट्टे आधार। यानी अब यहाँ पे चीजें ना उल्टा चलेंगे। अगर हम cos x की तुलना कर देंगे ना, सबको पता है कि tan x जो sec x जो है वो cot x का उल्टा होता है। अगर हम इसको बात ही छोड़ दो, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट -1 है और यहाँ पे +1 है, इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट। हम इसके बिना मदद के ही हम बता सकते हैं कि sec x का जो रेंज है वो क्या होगा। सबको पता है कि sec x जो है वो cot x का cos x का क्या होता है, क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। यानी जो ये है वो ये नहीं है, माने उल्टा काम करेगा, सिंपल सी बात है। sec x क्या करेगा, इसका उल्टा काम करेगा, ठीक है ना। यानी cos x का जो रेंज आ रहा था इसका रेंज नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। जो cos x का रेंज आ रहा था वो sec x का नहीं आएगा, और जो sec x का आएगा वो cos x का नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। सीधा होते तब ना, जो इसका है उसका रहेगा, जो उसका इसका रहेगा। ऐसा तो है नहीं, ये तो उल्टे है। कहने का मतलब ये है कि हमको पता है कि cos x का जो रेंज था -1 से लेकर के +1 के बीच में था, -1 और +1 के बीच में था। इसका मतलब ये हुआ कि sec x का रेंज होना चाहिए -1 से इधर वाला और +1 से इधर